हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 17 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, और इसके साथ साथ हम इरेडोफ के सारे रेलेवेंट सवाल कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार सबसे पहले अपना कल का होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमसे हो गया होगा, नहीं हुआ तो अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक मोमेंट p इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड यूनिफॉर्मली चार्ज विद linear density lambda. Find the force F acting on the dipole if the vector p is oriented along the thread along radius vector at right angles to thread. ठीक है, तो पहले पहला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसे बोल रहा है कि जो डाइपोल है वो तुम्हारा थ्रेड के अलोंग ही ओरिएंटेड है। तो सपोज तुम्हारा डाइपोल अगर इस तरीके का है तो तुम्हारा थ्रेड ऐसा है। ठीक है, इनफाइनाइट दोनों साइड, और ये इस तरीके से कुछ लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज है। इस तरीके से सपोज पॉजिटिवली चार्ज है वही लैम्डा से, ये अपने को गिवन है। अब यहाँ पर कोई भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स कैलकुलेशन की बात करें ना, तो किसी एक की वजह से दूसरे पर तुम फील्ड लिख लो और उस फील्ड से फोर्स लिख लो, और उसको फिर अगर बॉडी जिस पर फोर्स लिख रहा हो वो भी बॉडी जो है ऐसे मतलब लेंथ, उसके पास कुछ लेंथ है, वो मतलब पॉइंट चार्ज नहीं है, तो एक छोटे एलिमेंट पर फोर्स लिख लो, फिर उसको इंटीग्रेट करो उस तरीके से। तो एक बॉडी की वजह से दूसरी पर फील्ड और फिर फील्ड से फोर्स, यही चलता है। कोई भी बॉडी हो, ये रिंग रिंग हो सकती थी, रिंग डिस्क हो सकती थी, डिस्क पॉइंट चार्ज हो सकता था, रिंग पॉइंट चार्ज हो सकता था, लाइन पॉइंट चार्ज हो सकता था, कुछ भी। तो अभी यहाँ पर डाइपोल और लाइन चार्ज है। ठीक है, तो किसी एक की वजह से दूसरे पर फील्ड लिख लो और फिर उससे फोर्स लिख लो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसकी वजह से फील्ड इस पर लिखने जाऊंगा तो मुझे अलग अलग पॉइंट्स पर फील्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर फील्ड अलग अलग आएगा। ठीक है, इस लाइन चार्ज के। ठीक है, और उसकी वजह से फिर मुझे फोर्स लिखना पड़ेगा, मतलब हर डिफरेंशियल एलिमेंट पर फोर्स, और फिर उस फोर्स को पूरे पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके बजाय अगर मैं ऐसे देखूं तो इस डाइपोल में बेसिकली एक पॉइंट चार्ज इधर है और एक पॉइंट चार्ज इधर है ना। तो मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लिख लूं, और इसी वजह से इन पर फोर्स लिख लूं, और फिर उसकी वजह से मतलब टोटल फोर्स मेरे को मिल जाएगा। तो ये ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉइंट्स है, यहाँ पर पूरी बॉडी है। तो मैं इसकी वजह से फील्ड इस पर लिखूं और फोर्स लिख लूं, फिर ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम पहले वाले केस में देखोगे, अगर ये इसके अलोंग ही ओरिएंटेड है और ये डिस्टेंस तो अपने को गिवन ही है कि आर है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा डाइपोल पर। तो अब अपने को पता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट अ डिस्टेंस आर, वो होती है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक मिनट, गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो और वो भी अवे होती है, अवे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो इधर होगी। समझ में आया कैसे? क्योंकि चार्ज ही पॉजिटिव है। इस पर भी फील्ड की डायरेक्शन, तो ये माइनस क्यू वाले चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, ये वाली। बट फोर्स की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हो गया। अब दोनों पर ही फील्ड सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस पर फोर्स क्या होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू। और ये भी हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू। तो डाइपोल पर नेट फोर्स कितनी हुई, ये इसको काट देगा, और नेट फोर्स एफ बार नेट जो होगा तुम्हारा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया कैसे? बस एक नेट टॉर्क होगा जिसकी वजह से डाइपोल अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, बस ये इतना होगा। ठीक है, बाकी नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, वो रोटेशन में हम देखेंगे टॉर्क की क्या बात है। बाकी नेट फोर्स तो जीरो ही है। तो अपने पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर हो गया जीरो। ठीक है, बी पार्ट पर आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अलोंग द रेडियस वेक्टर आर तुम्हारा डाइपोल ओरिएंटेड है। तो सपोज मैं इसको बना लेता हूँ पहले। तो अब की बार बोल रहा है कि तुम्हारे रेडियस वेक्टर के अलोंग डाइपोल ओरिएंटेड है। तो सपोज इस तरीके का तुम्हारा इनफाइनाइट चार्ज हो गया ये। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर हम आए तो हमारा डाइपोल रखा होना चाहिए। तो डाइपोल को जिस तरीके से रखा होगा बेसिकली ऐसा, है ना। ये हो गया डाइपोल तुम्हारा रेडियस वेक्टर के अलोंग। ठीक है, अब इस पर जो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू कितनी दूरी पर होगा, बेसिकली ये होगा आर, और इसमें ए और जोड़ेंगे तो आर प्लस ए, और ये कितनी दूरी पर होगा माइनस क्यू, आर माइनस ए। ठीक है, तो अब दोनों पर फोर्स लिखते हैं। पहले प्लस क्यू वाले पर लिखेंगे तो इस पर जो फोर्स होगा, इकट्ठा ही लिख देता हूँ ना इसको, वन। ठीक है, ठीक है। तो एफ बार नेट इज इक्वल टू एफ बार ऑन पॉजिटिव वन प्लस एफ बार ऑन नेगेटिव वन। तो दोनों पर फोर्स जो है उनका वेक्टर सम कर देंगे, नेट फोर्स मिल जाएगा। तो पॉजिटिव वाले पर फोर्स क्या होगा, पहले वहां पर फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए।
ठीक है, डिस्टेंस इसका आर प्लस ए है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। ठीक है, और तो ये हो गया, तो बेसिकली इस पर जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, और वो कितना होगा, एफ प्लस बार, जो हमने नीचे लिखा है। और इस वाले पर फोर्स इस साइड होगा, क्योंकि चार्ज ये नेगेटिव है, और ये होगा एफ माइनस बार, तो इसको अब लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर फील्ड के लिए डिस्टेंस क्या होगा, आर माइनस ए। आर माइनस ए, क्योंकि डाइपोल में ये तो तुम्हें पता ही होगा वैसे कि ये ए है और ये भी ए है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, और इंटू क्यू, ये हो गया। इसमें कॉमन ले लो, लैम्डा क्यूब अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन r प्लस ए, माइनस 1 अपॉन r माइनस ए, है ना। यहाँ से लिखोगे लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर प्लस ए आर माइनस ए एलसीएम लोगे तो तुम्हारा बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ऊपर बचेगा आर प्लस ए में आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए, ये बचेगा तुम्हारे पास ऊपर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपने को मिलेगा लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए, यानी कि -2a बचेगा ऊपर, और नीचे बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तुम्हारा ये बनेगा माइनस लैम्डा क्यू इंटू 2a अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना बन गया। अब यहाँ से एक चीज अपने को पता है कि ये q इंटू टू ए को हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर p का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो ये p हो जाएगा, ये होगा माइनस लैम्डा p अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आर मच मच ग्रेटर देन ए है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम नियरली आर स्क्वायर मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लैम्डा p अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस का मतलब है कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, बस इतना ही है। क्योंकि हमने दूर आवे डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, माइनस में आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द लाइन चार्ज ये डाइपोल मूव करेगा, नेट फोर्स इस तरफ होगी, ये दिख भी रहा है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एट राइट एंगल टू थ्रेड एज वेल एज रेडियस वेक्टर, मतलब देखते हैं। तो सपोज ये तुम्हारा इनफाइनाइट चार्ज है, like this। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पर हम गए, वो भी बना देता हूँ रेडियस वेक्टर तुम्हारा, दूसरे बता सकता हूँ आर। तो अब इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो या तो ये आउट ऑफ द प्लेन या फिर इन द प्लेन होगा, मतलब अगर ये दोनों लाइन चार्ज और ये एक प्लेन पर रखे हैं, तो अब जो तुम्हें डाइपोल होगा वो या तो ऐसे रखा होगा या तो ऐसे रखा होगा, तो अभी हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं सब। तो बेसिकली डाइपोल तुम्हारा कुछ इस तरीके से रखा होगा, ऊपर की तरफ निकलता हुआ सा, अगर ये प्लेन है जिसमें लाइन चार्ज और रेडियस वेक्टर है, तो डाइपोल ऐसे ऊपर की तरफ निकलता हुआ सा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी फिगर को हम ऐसे दिखाते हैं, डाइपोल वाले प्लेन को हम देखेंगे, तो डाइपोल अगर ऐसे है ना, तो तुम्हारा लाइन चार्ज इस तरीके का होगा। एक मिनट थोड़ा दूर बनाता हूँ, ये हो गया तुम्हारा लाइन चार्ज, समझ में आया। बेसिकली अगर हम लाइन चार्ज और प्लेन में डाइपोल, अगर लाइन चार्ज वाला प्लेन हम इसको मान रहे थे और डाइपोल ऐसे रख रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डाइपोल, ठीक है, तो डाइपोल जो तुम्हें दिख रहा था बेसिकली वो ये पिक्चर, अगर ये लाइन चार्ज वाला प्लेन है तो डाइपोल तुम्हें से निकलता हुआ सा दिख रहा था। अब हम इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं, और अब हम लाइन चार्ज, एक मिनट यार थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है। बेसिकली जो तुम्हारा लाइन चार्ज वाला प्लेन था वो ये था, और डाइपोल को हमने ये माना था, ठीक है। बेसिकली तुम्हें ऐसा दिख रहा था कि लाइन चार्ज ये है और डाइपोल ऐसे बाहर निकलता हुआ सा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी को ऐसे कर दिया, अब लाइन चार्ज तुम्हें अंदर जाता हुआ दिख रहा है और डाइपोल ऊपर की तरफ, और अगर ऐसे घुमा दोगे तो लाइन चार्ज तुम्हें बाहर निकलता हुआ, डाइपोल ऊपर की तरफ, कुछ भी मानो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये अंदर घुसा हुआ था लाइन चार्ज है तुम्हारा, ठीक है। अगर डाइपोल एक्स वाई प्लेन में रखा है, इस वाले फिगर के लिए बोल रहा हूँ, तो ये जेड एक्सिस के, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल कुछ तो होगा, ठीक है, जेड एक्सिस वाले एक्सिस पर ये रखा है। तो अब इसकी वजह से बेसिकली फिर वही करते हैं, डाइपोल में एक ये होगा प्लस क्यू, वही चीज करनी है, ये होगा माइनस क्यू। तो प्लस क्यू वाले पॉइंट को अगर हम देखें, तो बेसिकली अपने को एक चीज पता है कि ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये ए है और नीचे वाला भी ए है, ठीक है। अब अपन ने इसको ऐसे जोड़ा जोड़ा यहाँ से इस पॉइंट को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, तुम्हें पता ही है, लाइन चार्ज में कोई भी पॉइंट हो उसके परपेंडिकुलर होती है ऐसे, है ना। अगर ये लाइन चार्ज है, सपोज ये लाइन चार्ज है, तो इस, हाँ तो यार ये बेसिकली इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो कुछ इस तरीके से होगी, जो कि होगी इसके परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये।
तो एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। फिर अगर ये नीचे वाला जो है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं पहले तो। इसमें ऐसे से ज्वाइन करो। ठीक है। ये, अब अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, बट ये नेगेटिव है तो इसके अपोजिट ऐसे होगी। ठीक है। इसको बना लेते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, जो कि अगेन इसके परपेंडिकुलर है, और ये डायरेक्शन अपन अपना बना लेते हैं। ठीक है। ये हो गया। तो अब इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया, तो ये भी थीटा ही है, क्योंकि ये ए है, ये आर है, सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है। ये हो गया। ये डिस्टेंस क्या है जो पर्पल से बनाई है? ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे वाले की भी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर है, ये ए है, दिख रहा है। ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड तो ये दोनों येलो लाइन से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, ऊपर प्लस वाले पर और माइनस वाले पर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। ठीक है। तो अब अगर हम इसको रिजोल्व करेंगे ना, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोल दे रहा हूँ, तो ये आएगा ई कॉस थीटा। ये एंगल थीटा हो गया ना, क्योंकि ये थीटा है। एक बार फिर से देख लो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। ठीक है। समझ में आया कैसे? मेरे ख्याल से आ गया होगा। सिमिलरली ये भी थीटा है। तो इसको अगर हम रिजोल्व करेंगे, अभी इसको हमने पूरा नहीं किया, ई कॉस थीटा, और एक इधर आएगा ई साइन थीटा। ठीक है। अब इस वाले को, नीचे वाले को रिजोल्व करेंगे, तो नीचे की तरफ आएगा ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स में कन्वर्ट करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, तो ये हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा, ये हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा। तो ये क्यू ई कॉस थीटा, क्यू ई कॉस थीटा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ऊपर नीचे बराबर। तो क्यू ई साइन थीटा, तो अब नेट फोर्स कितना हुआ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन? टू क्यू ई साइन थीटा। बस यही लिखना है अपने को, तो इसको लिखते हैं। तो एफ नेट कितना हुआ तुम्हारा? हो जाएगा टू क्यू साइन थीटा, सॉरी टू क्यू ई साइन थीटा। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो टू क्यू तो वैसे ही रखे रहो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन। अब साइन थीटा की वैल्यू लिखो इस एंगल से। तो साइन थीटा तुम्हारा क्या? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? फिर से देखो, उस ट्राइंगल को देखोगे, तो साइन थीटा तुम्हारा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही अभी हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू भी लिखी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू क्यू, और टू ए। ये क्यों किया है तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्यू इंटू टू ए को हम आगे पी लिख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया अपॉन, ठीक है, टू पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, केवल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। ये हो गया। ठीक है। अब फिर वही चीज कि जो हमारा आर है वो मच मच ग्रेटर देन ए है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने नियरली मान लिया आर स्क्वायर। ठीक। बस अब इसके बाद तुम्हें लिखना है लैम्डा पी अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इस थर्ड केस का। और डायरेक्शन तुम्हें दिख ही रही है कि ये टुवर्ड्स द ये होगा। ठीक है। ये डायरेक्शन तुम्हें दिखी गई है। ठीक है। वैसे तुमसे मैग्नीट्यूड ही पूछा है, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना था। तो ये हो गया तुम्हारे तीनों पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का हर तरह का केस देख लिया था, मतलब जनरल पॉइंट पर भी हमने डिफाइन कर लिया था, उससे पहले एक्सियल इक्वेटोरियल सब जगह पर हमने डिफाइन कर लिया था। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की डायपोल के लिए। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलो समझते हैं इसको। सपोज ये तुम्हारा डायपोल है, प्लस क्यू यहाँ पर होगा, माइनस क्यू यहाँ पर होगा, ये ओरिजिन हो गया। अब जरा एक्सेस और वो बना लेते हैं अपने पास, इक्वेटोरियल पॉइंट्स और एक्सियल पॉइंट देखने के लिए। ये तुम्हारी एक्सेस है, जिसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ इस तरीके से। और एक हम बनाएंगे ये पूरा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट्स को दिखाएगा। ठीक है। ये समझ जाना यार थोड़ा सा।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब अगर हम बात करें एक्सियल पॉइंट्स और इक्वेटोरियल पॉइंट्स की, ठीक है, सबसे पहले ये देखो पोटेंशियल होता क्या है। पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें पोटेंशियल लिखना हो तो हम लिखते हैं के क्यू बाई आर। ठीक। तो अब जरा ये बताओ कि जितने भी ये एक्सियल पॉइंट्स हैं, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं, ये अगर ये डिस्टेंस इसका जो है, ये और ये डिस्टेंस इसका जो है, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? क्योंकि अगर तुम यहाँ से आर डिस्टेंस पर गए, चलो एक जनरल पॉइंट का दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर तुम गए ऐसे, ये तुमने पॉइंट लिया, और इस डिस्टेंस को अगर मैं डी बोल रहा हूँ, और इस डिस्टेंस को भी, फिर इस डिस्टेंस को भी क्या मैं डी बोल सकता हूँ? पहली बात तो ये, तो देखो डी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये अगर ए है तो ए स्क्वायर, और ये भी ए है, ये भी आर है, तो ये भी डी, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था। इस तरीके से तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। तो जो प्लस वाले की वजह से पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई आर, और दूसरे वाले की वजह से जो होगा वो के माइनस क्यू बाई आर। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे जितने भी ये तुम्हारे क्या कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं, तो यार ऐसे जितने भी तुम्हारे इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं ना, उन पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से डिस्टेंस सेम रहेगा हर पॉइंट का दोनों से। जितना डिस्टेंस, जितने भी पॉइंट इनका जितना डिस्टेंस इससे होगा उतना ही डिस्टेंस इससे भी होगा। तो इसलिए जो है हर पॉइंट पर, और क्योंकि ये चार्ज माइनस है सेम मैग्नीट्यूड का और ये प्लस है सेम मैग्नीट्यूड का, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो नेट पोटेंशियल इस पूरी लाइन पर जीरो ही होगा। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख देता हूँ कि वी इक्वेटोरियल फॉर, मतलब वी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट भी जिनको तुम बोलते हो, ठीक है, ये हमेशा जीरो होगा एक पॉइंट डाइपोल के केस में। ठीक। तो इक्वेटोरियल पॉइंट्स की तो बात ही खत्म हो गई, अब आते हैं एक्सियल पॉइंट्स पर, फिर से बनाते हैं फिगर। ठीक है, सपोज ये है तुम्हारा डाइपोल, इसके आगे अब हम बनाएंगे एक्सिस। ठीक है, खैर बनानी इस साइड भी चाहिए थी, कोई नहीं। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं, बट चलो बना देते हैं, पर जस्ट ये देखने के लिए कि ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है। ठीक है, अब सपोज हमने कोई आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया और उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल की एनालिसिस कर रहे हैं। ये रहा आर डिस्टेंस पर पॉइंट हमारा, पॉइंट पी। ठीक है, ये रहा। तो जो वीपी होगा वो, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, तो वी प्लस प्लस वी माइनस, मतलब पॉजिटिव वाले की वजह से प्लस नेगेटिव वाले की वजह से होगा। तो पॉजिटिव वाले की वजह से क्या होगा, के क्यू बाय आर की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी, आर माइनस ए नहीं हो जाएगी? देखो ध्यान से, आर में से ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो आर माइनस ए हो जाएगी। तो के क्यू बाय आर माइनस ए प्लस के माइनस क्यू बाय आर प्लस ए, क्योंकि इसका डिस्टेंस आर प्लस ए हो जाएगा माइनस वाले का, वो दिख भी रहा है आर, और ये ए ऐड किया इस तरीके से। ये हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे अब, चलो, तो के क्यू बाय आर माइनस ए, सॉरी माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर प्लस ए आर माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ऊपर बनेगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ये बनेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, 2 ए बनेगा, ऊपर दिख रहा है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर वही चीज कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए ऊपर बचा, क्या बना ये? हाँ, तो यार वही मैं कह रहा था कि Q इंटू टू ए ऊपर बचा, Q इंटू टू ए, जो कि फाइनली क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट P। तो हमने लिख दिया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा V एट एक्सियल पॉइंट। ठीक। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी, है ना? तो एक्सियल पॉइंट पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इक्वल टू P इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से।
अब P इंटू आर को क्या मैं P डॉट आर लिख सकता हूँ एक्सियल पॉइंट के लिए भी, एक्सियल पॉइंट चल रहा है ना। ई बार डॉट आर बार अपॉन 4 पाई नॉट आर क्यूब। ये कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि P डॉट आर क्या बनेगा, क्योंकि P का जो डायरेक्शन है वही तुम्हारे आर का भी डायरेक्शन है ना। तो P बार डॉट आर बार पी आर बनेगा, है ना। तो वही मैंने उल्टा कर दिया कि पी आर को मैंने P बार डॉट आर बार लिख दिया है। कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं ना कि पी बार डॉट आर बार को पी आर लिखते हैं जब सॉल्व करते हैं, बस मैंने अब की बार पी आर को पी बार डॉट आर बार लिखा है। ऐसा मैंने क्यों कर लिया है, क्योंकि पी बार एंड आर बार आर इन सेम डायरेक्शन, वो दिख भी रहा है ऊपर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी आर को मैंने पी बार डॉट आर बार लिख दिया है। तो एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, पी बार डॉट आर बार अपॉन 4 पाई नॉट आर क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मैंने क्यों लिखाया, इसका एक रीजन है, वो तुम्हें अभी आगे समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखाया ये डॉट वाला एक्सप्रेशन, जबकि ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट की बात करेंगे, तो हमने इक्वेटोरियल पर देख लिया, सॉरी पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट की बात करेंगे। तो हमने इक्वेटोरियल पर देख लिया कि जीरो है। एक्सियल पर हमने देख लिया इस तरीके से निकलेगा पी बार डॉट आर बार अपन 4 पाई नॉट आर क्यूब। अब जनरल पॉइंट की बात करते हैं। चलो, ये है तुम्हारा डाइपोल। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। जरा एक्सेस और इक्वेटोरियल लाइंस बना दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गई इसकी एक्सेस, पूरा कर, ये हो गई इसकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, सपोज कोई जनरल पॉइंट पी लिया, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से आर, एंगल है थीटा। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हो, एक्स वाई में भी ले सकते थे, बट अभी हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं, आर एट एन एंगल थीटा। ठीक है, जनरल पॉइंट ये पोलर कोऑर्डिनेट पे बेसिकली हमने लिया है। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर मैं वीपी लिखना चाहूँ, है ना, हाँ तो यार मैं वही कह रहा था कि वीपी लिखना चाहूँ तो वी प्लस प्लस वी माइनस इस तरीके से हम लिख देंगे। बट अब इन दोनों के डिस्टेंसेस चाहिए, कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, एक काम करो, इन दोनों को जरा पॉइंट से जोड़ो एक बार, बेसिकली इसको और इसको इस पॉइंट से जोड़ो। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो ये डिस्टेंस है इससे ये डिस्टेंस कुछ कम है और ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है, सॉरी मैं एक बार जरा उससे दिखा देता हूँ। जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है ये बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर। बेसिकली अगर तुम सर्कल को ऐसे रेडियस घुमा दो, वो चीज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉप करी है। तो जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है ये बराबर होगी, तुम्हें समझना होगा। ठीक है, ये फिगर में नहीं दिख रही होगी, फिगर में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है। मैं नाम भी दे देता हूँ चलो इनको, ताकि तुम्हें इजीली हो जाए। इसको मैं ओ बोल दे रहा हूँ, इसको एन बोल दे रहा हूँ, इसको एम बोल दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ पीओ इक्वल टू पी एन है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सिमिलरली इस पॉइंट है, क्योंकि ये कम है और ये बेसिकली ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऐसा। और इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, सपोज क्यू, है ना। तो मैं अब कह रहा हूँ कि पी क्यू इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे दिया टी, पी टी है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। और यहाँ पर मैं कह रहा था ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि हमने पी एन और पी एम, इन दोनों डिस्टेंस जो हमें चाहिए, पी एन और पी एम, रेड कलर वाली, इनको हम निकाल सके। ठीक है, अब अपने पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो डिस्टेंस है ये ए है, टी एन जो है तुम्हारा ए है। तो जो तुम्हारा ओटी डिस्टेंस है ये वाला, क्या ये ए कॉस थीटा नहीं हो जाएगा। ओटी को मैं ए कॉस थीटा बोल सकता हूँ ना, है ना। और ये टोटल डिस्टेंस पीटी को मैं आर बोल रहा था, तो पीएन जो है वो हमारा पीटी माइनस ओटी हो जाएगा। एक बार देखना ध्यान से, जो पीएन डिस्टेंस है पीटी माइनस ओटी बन जाएगा। कैसे कह रहा हूँ, जो पीएन डिस्टेंस है बेसिकली ये जो प्लस वाले का डिस्टेंस है ये वाला, ये पीटी माइनस ओटी बन जाएगा, पीटी माइनस ओटी ये वाला। ठीक है, समझ में आया, पीटी माइनस ओटी। ठीक है, तो पीटी हमारा आर था, है ना, पीटी हमारा आर था। और ओटी क्या लिखा था अभी हमने, ए कॉस थीटा। समझ में आया, ए कॉस
थीटा। तो पी एन जो डिस्टेंस है, जो कि प्लस वाले का भी डिस्टेंस है, वो तुम्हारा आर माइनस ए कॉस थीटा होगा। अच्छा, अब तुम्हें एक डाउट ये हो सकता है कि चलो ठीक है, ये तो थीटा है। अब अगर हमें ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस क्यू एम, तो ये एंगल तो हमारे पास है नहीं, ये तो चलो हमारे पास थीटा गिवन था, ये नहीं है। बट एक चीज तुम्हें ध्यान देनी कि ये ए बहुत छोटा है, तो ये थीटा, तो इसको भी हम थीटा बोल सकते हैं और इसको भी हम थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो इसको भी मैंने थीटा बोल दिया। सिमिलरली तुम्हारा जो क्यू एम होगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं, फिर ये भी ए है तो ए कॉस थीटा बोल सकता हूँ। नीचे लिखता हूँ, क्यू एम भी तुम्हारा ए कॉस थीटा हो जाएगा। और अब तुम्हें लिखना क्या है, ये पी एम। पी एम तुम्हारा क्या होगा, पी एम होगा तुम्हारा ये डिस्टेंस बेसिकली, ये वाला पी क्यू प्लस क्यू एम। ठीक है, तो पी एम को मैं पी क्यू प्लस क्यू एम लिख रहा हूँ। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बता। हाँ, तो यार तुम्हारा ये जो पी एम है वो पी क्यू प्लस क्यू एम हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये जो पी क्यू है, ये ये तो इसके ही बराबर है, येलो वाले के, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था इसी से। तो येलो वाला कितना है, आर है। सिमिलरली तो पी क्यू को मैं आर लिख सकता हूँ। आर प्लस क्यू एम को हमने अभी अभी लिखा, ए कॉस थीटा, यहीं पर लिखा है ऊपर, प्लस ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा पी एम। तो ये माइनस वाले की डिस्टेंस आर प्लस ए कॉस थीटा। अब जितना सिंपल हो सकता था ना, उतने सिंपल वे में मैंने तुम्हें ये चीज बताई है। जब हमारे टीचर ने पढ़ाया था, उन्होंने क्या किया था, सीधे सीधे उन्होंने ऐसे परपेंडिकुलर, ये मतलब तीनों बनाए, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, सीधे सीधे बोल दिया कि ये जो है ये आर माइनस ए कॉस थीटा है, वो दिख रहा है, और ये आर प्लस ए कॉस थीटा है। मैंने तुम्हें पूरा डिटेल के साथ समझाया। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है, तुम एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, थोड़ा सा टिपिकल है बट ये हो जाएगा तुमसे। ठीक है, बस यही है। तो ये अपने दोनों डिस्टेंसेस अपन ने लिख लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बोल रहे थे वीपी जो है हमारा, वो वी प्लस प्लस वी माइनस है। तो वी प्लस क्या होगा, मतलब इसकी वजह से क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस कितना हमने निकाला था उसका, आर माइनस ए कॉस थीटा, पी एन जो हमने लिखा हुआ है, आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, प्लस वी माइनस क्या था, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली माइनस होगा क्योंकि माइनस से आर था, और आर प्लस ए कॉस थीटा इसका डिस्टेंस था। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये अपन ने लिख लिया। आप यहाँ पर कॉमन निकालो, जो जो निकल सकता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा वन अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस वन अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में बनेगा ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अब ये ऊपर वाला स्टेप कई बार करते करते हो गया यार, अब मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा बनेगा, तो ये टू ए कॉस थीटा बनेगा। ठीक, तो फिर वही चीज, आर जो है वो मच मच ग्रेटर देन ए है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा तो कुछ भी वन या उससे कम ही होगा, है ना, हमेशा। तो आर स्क्वायर, जब अब जब हम आर स्क्वायर को के साथ में ए स्क्वायर को पूरा निगलेक्ट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर का एक फ्रैक्शन होगा, तो इसको निगलेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर अपना बनेगा क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ इसको पी कॉस थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। जरा ऊपर नीचे आर मल्टीप्लाई करता हूँ, आर और आर, ये बनेगा पी आर कॉस थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये जो पी आर कॉस थीटा वाला टर्म है ये पूरा, क्या मैं इसको पी बार डॉट आर बार लिख सकता हूँ, क्योंकि पी आर और इन दोनों के बीच का एंगल खुद ही देख लो, डाइपोल पर आओ, पी बार आर बार, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो पी आर कॉस थीटा, क्या पी बार डॉट आर बार नहीं लिखा है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं तुम्हें यहाँ से लिखने को बोलूँ यार कि पी बार, क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से पी बार डॉट आर बार लिखने को बोलूँ, जरा यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ, पी बार डॉट आर बार, तो क्या तुम उसको पी आर कॉस थीटा नहीं लिखोगे, क्योंकि पी का मैग्नीट्यूड पी, आर का मैग्नीट्यूड आर, और कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। बस यही पी आर कॉस थीटा को मैं पी बार डॉट आर बार नीचे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं। इसको मैं अब लिखूंगा इक्वल टू पी बार डॉट आर बार अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये होगा वी एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। ठीक है,
अब जरा ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसको जरा जो ऊपर हमने एक्सीएल का एक्सप्रेशन निकाला था उसके साथ कंपेयर करो। एक्सीएल का भी यही नहीं था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, पी डॉट आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसलिए मैंने ये तुम्हें इस फॉर्म में लिखवाया था, वरना तो तुम्हारा आंसर ये आया था, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का नीचे ऊपर आर मल्टीप्लाई करा के, ताकि तुम्हें एक एक्सप्रेशन मिल जाए जो एक्सीएल और जनरल दोनों के लिए तुम ये लिख सकते हो, पी बार डॉट आर बार अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्योंकि अल्टीमेटली यार जो तुम्हारा एक्सीएल पॉइंट है वो भी एक जनरल पॉइंट तो है ही ना, बस थीटा जीरो कर दो। तो वी डाइपोल जनरल भी लिख सकते हो अब तुम फाइनल, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पी बार डॉट आर बार अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये है तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो डाइपोल का पोटेंशियल वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ एक आध अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज इस पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है तुम्हें, ताकि एक बार देखने के लिए कि तुम्हें समझ में आई कि नहीं पोटेंशियल वाली, उस तरीके का तुम्हारे पास एक एक्स वाई एक्सेस है। हम्म, तुम्हारे पास एक सिस्टम है इसमें दो डाइपोल है। एक डाइपोल है तुम्हारा ये, इसका मैग्नीट्यूड पी भी है और ये आई कैप के अलोंग ओरिएंटेड है, और ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड पी है और ये जे कैप के अलोंग ओरिएंटेड है इस तरीके से। और ये एक जनरल पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब तुमसे बोला है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताना है। तो इसको पॉज करके ट्राई करो, मेरे ख्याल से अब तो हो जाना चाहिए ये। हम्म, तो चलो देखते हैं। इसको दोनों तरीके से कर सकते थे, इन दोनों के लिए अलग लिख करके, बट मैं नेट डाइपोल मोमेंट लिखता हूँ। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? हाँ तो यार नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पी बार आई कैप, मतलब पहले वाले का डाइपोल मोमेंट जो कि होगा पी बार आई कैप, और दूसरे वाले का होगा पी बार जे कैप। तो मैं यहाँ से पी बार कॉमन ले लूँ, अंदर लिख दूँ, सॉरी पी आई कैप बेसिकली मैं बोलना नहीं था, ये बार क्यों लगा रहा हूँ मैं, पी आई कैप प्लस जे कैप, ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है। आर बार क्या है तुम्हारा, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है और ओरिजिन है दूसरा पॉइंट, तो ठीक है, ये हो गया। अभी हमने पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा, पी बार डॉट आर बार पॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, लिखते हैं। तो पी जो है तुम्हारा हो जाएगा पी आई कैप प्लस जे कैप, मुझे लिख रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर, डॉट आर बार तुम्हारा क्या है, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, और इसका हमें क्यूब लेना है। ये हो गया। ऊपर जरा डॉट प्रोडक्ट लो, पी तो बाहर निकाल लिया, और आई के साथ हो गया एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट प्लस वाई नॉट बनेगा ऊपर, समझ में आया, एक्स नॉट का वन के साथ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट का वन के साथ वाई नॉट। ठीक है, पी एक्स नॉट प्लस वाई नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर की पावर 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस, तो कार्टेशियन में दिया तो इस तरीके से यूज कर लेना भाई, जो हमने पहले ऊपर तुम्हें जनरल पॉइंट रेडियल, मतलब अपने क्या कहते हैं, इस तरीके से आर और थीटा के टर्म्स हमने बताया था, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब तुम इसको जनरल कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके से कर सकते हो, यूज कर लेना, ठीक है। बस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हो तो ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर। तो लिखा है, तो लिखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम
with its axis along x-axis, with its axis along x-axis and equator along y-axis and equator along y-axis. Okay. It is found that it is found that magnitude of electric field intensity, magnitude of electric field intensity and electric potential due to dipole and electric potential due to dipole are equal at point are equal at point whose distance from dipole is root 5 meter. Find position vector of that point. तो ट्राई करो यार, इसको अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है। और फिर मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड इक्वेटर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले तो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डायपोल। ठीक है, magnitude of electric field density and electric potential due to dipole are equal at a point 5 √5 मीटर। तो इससे √5 मीटर, अगर मैं यहाँ से √5 मीटर का एक ये ले लूँ, तो ऐसे कितने पॉइंट हैं इस सर्कल पर? जितने भी पॉइंट होंगे, अगर √5 रेडियस का मैं सर्कल बनाऊँ, तो ऐसे जितने भी पॉइंट है ये सब √5 डिस्टेंस पर है डायपोल से। तो इन्हीं में से कोई एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल है। ठीक, उसी पॉइंट को हमें निकालना है। तो हम कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट पी, है ना, क्योंकि इससे √5 डिस्टेंस पर है और इसका कुछ एंगल होगा थीटा जो हमें नहीं पता। ठीक है, ये थीटा अगर 0 आ गया तो मतलब तुम्हारा पॉइंट ये एक्सेस वाला था, यानी कि √5 i कैप। ठीक है, अब कुछ और आ गया तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट पर ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वीपी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता था? जनरल पॉइंट का हमने लिखा है पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos² थीटा। ये बेसिकली आर स्क्वायर है, शायद ये होता था, एक बार मैं चेक कर लूँ। यही है मेरे ख्याल से, क्योंकि फॉर्मूला मैं भी याद नहीं रखता। यही है वैसे, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, वो क्यू भी है यार, वही मेरे को डाउट हो रहा था। आर क्यू √1 + 3 cos² थीटा, ये तुम्हारे किसके बराबर होगा? और एक चीज और साथ ही साथ कर ही लो कि आर की वैल्यू √5 दी हुई है मैग्नीट्यूड की, तो √5 का क्यूब लिख देता हूँ यहाँ पर सीधे। ठीक है, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। ये वीपी के बराबर होगा। वीपी क्या है? अभी हमने निकाला है पी बार डॉट आर बार, यानी कि पी इंटू आर बार। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वीपी हमने अभी निकाला पी पी बार डॉट आर बार अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू हमारे पास है √5। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लिख रहा है, पी बार डॉट आर बार और कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि पी बार आर बार कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो गया अपॉन ये √5 का होल क्यूब। ये हो जाएगा, समझ में आया? अब यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। पी से पी गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, √5 का क्यूब भी गया। तो अपने पास बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos² थीटा इक्वल टू √5 cos थीटा। तो ठीक है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड पहले तो। 1 + 3 cos² थीटा इक्वल टू 5 cos² थीटा, ये मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ से लिख सकते हो 2 cos² थीटा इक्वल टू 1।
यहाँ से निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। थीटा तुम्हारा 45 डिग्री, सिमिलरली सीधे सीधे निकल करके आ जाएगा। तो पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? पॉइंट होगा तुम्हारा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा √5 कॉस थीटा कॉमा √5 साइन थीटा, जिसको मैं आगे कॉस थीटा साइन थीटा, अगर कॉस थीटा थीटा 45 है तो कॉस थीटा भी √2 हो जाए 1/√2 हो जाएगा, और साइन थीटा भी 1/√2 हो जाएगा, जिसको मैं √5/2, √5/√2 कॉमा √5/√2, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट। पॉइंट पी का कॉर्ड, बस यही पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, बाकी इसमें और ज्यादा टफ क्वेश्चंस बनने की चांसेस नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो इसमें रहेगा उससे थोड़े क्वेश्चंस अच्छे हैं, वो केवल एडवांस लेवल टॉपिक है। मेन लेवल में मेरे ख्याल से नहीं आएगा वो, कि डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, अलग अलग ओरिएंटेशन में हम उसको देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फिर हम कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके लिए यार एक चीज पहले मेरे को तुम्हें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ, वैसे अपने पास टाइम कम है तो चलो मैं वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को तुम्हें होमवर्क दूंगा, तुम ट्राई करना, ठीक है। नहीं होगा तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू डाइपोल बाय यूजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, ये अब हमें देखना है, ठीक है। तो वही करते हैं, सपोज हमारे पास एक डाइपोल है इस तरीके का, एक जनरल पॉइंट है पी, इसका आर कोमा थीटा कोऑर्डिनेट। हाँ तो यार मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर हमने जनरल पॉइंट लिया जिसका आर कोमा थीटा कोऑर्डिनेट है, तो इस तरीके का ये पॉइंट होगा, थीटा पॉइंट, थीटा पर आर डिस्टेंस पर। अब तुम भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दो होगी, एक होगी इस डायरेक्शन में जिसको हम बोलेंगे ई परपेंडिकुलर, ई आर बोल सकते हैं बेसिकली, रेडियल डायरेक्शन मतलब आर के डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इसका आएगा इस डायरेक्शन में ई थीटा, ठीक है। तो अगर अपने को पोटेंशियल दिया है तो क्या हम ये ई आर और ई थीटा अगर हमें मिल जाए तो क्या हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका वेक्टर से हम लिख सकते हैं कि ई आर बार जो होगा तुम्हारा होगा ई, सॉरी, ई थीटा, ई नेट जो होगा तुम्हारा वो होगा ई आर बार प्लस ई थीटा बार, इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। वो हम कर ही लेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं वो सब। तो ई आर और ई थीटा अगर हमें मिल जाए तो वो हम कर सकते हैं। तो वी जो है वो तुम्हें सपोज गिवन है ना, वीपी तुम्हारा क्या था, पी बार डॉट आर बार अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको मैं लिख देता हूँ पी आर कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल। अब अगर मुझे ई आर लिखना है तो ये कॉन्सेप्ट है, वो होता है माइनस डी वी बाई डी थीटा, माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब डेल वी बाई डेल आर बेसिकली। तो थीटा को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये हो गया तुम्हारा ई आर। तो अब इसको जरा लिखने की कोशिश करो, तो माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो कांस्टेंट वाली चीजें तो पहले लिख लूँ, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस थीटा भी, ये पूरा कांस्टेंट है। 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/r नहीं हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, माइनस आर, हाँ, -2/r³ होगा, ये हो गया, ठीक है। तो इसको सिमिलरली मैं लिखूंगा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, ये हो गया ई आर का वैल्यू। इस तरीके से निकाल लिया। अब ई थीटा निकालना है, तो ई थीटा के लिए हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं। ई आर तो तुम्हें देख लिया, तो वो होता है -1/r डेल वी बाई डेल थीटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट अगर तुम्हें ये पता है तो तुम सीधे सीधे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लोगे। तो ऊपर वाले केस में लिख लेते हैं यार, ये हमने निकाला हुआ है वैसे, ठीक है, ई आर हमने पहले निकाला हुआ है, पुराने लेक्चर पे तुम जाके देख सकते हो, यही आती है वैल्यू, ठीक है। ई थीटा के लिए हम क्या करेंगे, 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, तो हम लिखेंगे -1/r डेल बाई डेल थीटा ऑफ, अंदर क्या है, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, ये हो गया। सॉल्व करते हैं। -1/r बाहर रख लो, ये डेल बाई डेल थीटा में से जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालो पहले। इंटू p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है -sin थीटा, ये हो जाएगा। इसको सिमिलरली तुम लिख सकते हो कि p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। ये है ई परपेंडिकुलर। तो बेसिकली तुम्हें बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पोटेंशियल तो तुम जानते ही हो कि ये होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर अपने को पता है तो ई आर लिखने का फॉर्मूला होता है, तुम्हारा ई आर लिखते हैं -del v/del r, और ई थीटा लिखते हैं -1/r del v by del थीटा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक इरोडोव का सवाल है, क्योंकि मेरे पास आज टाइम थोड़ा कम है तो मैं इसको तुम्हें होमवर्क दूंगा, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम एक बार ट्राई करना, बस यही कॉन्सेप्ट लग, तो नोट करो यार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है तुम्हारा इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 3.39, यानी कि थर्ड चैप्टर का 39 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है, डेमोन्स्ट्रेट दैट द पोटेंशियल ऑफ द फील्ड पोटेंशियल ऑफ द फील्ड generated by a dipole with the electric moment generated by a dipole with the electric moment P may be represented तो सही से बताओ as phi equal to PR upon 4 pi epsilon naught R cube, where R is radius vector। ये क्वेश्चन बेसिकली वही है जो हमने आज थ्योरी करी है, ठीक है, उसी का डेरिवेशन करा रहा है, ठीक है। नहीं, ये तो बल्कि थ्योरी हमने पिछली क्लास में करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको डिराइव करना। तो ये डिराइव तुम खुद कर लेना, इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, इसलिए तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने पहले एक बार करा रखा है ऑलरेडी क्लास में। जब हमने जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की थी वही करने को बोल रहा है। वेयर आर इज रेडियस वेक्टर, आर इज रेडियस वेक्टर। अब जो पार्ट है ये वो है जो हमने अभी पढ़ा है। यूजिंग दिस फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फाइंड द मैग्नीट्यूड। अच्छा, पोटेंशियल का काम नहीं है क्या? चलो ठीक है, ये वो वाला उसका नहीं है, मतलब बेसिकली जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड नहीं है, बट वो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मेरे को लगा उससे रिलेटेड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। इसमें एक फिगर गिवन है, वो मैं बना देता हूँ इस तरीके से। ये तुम्हारी जेड एक्सिस, इससे थीटा एंगल पर हम गए एट अ डिस्टेंस आर, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट एस, ठीक है। तो ट्राई करना यार, इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, बाकी हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर डाउट हो तो बता देना, है ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया जितना आज बताया। तो आज हमने डाइपोल से रिलेटेड पोटेंशियल की जितनी बातें सारी कर ली है।
अब डायपोल में तुम्हारा एक लेक्चर और बचेगा, जिसमें तुम्हारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डायपोल को देखेंगे। इसके क्वेश्चन ज्यादातर एडवांस लेवल ही हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो उसके बाद तुम्हारा डायपोल कंप्लीट हो जाएगा। तो डायपोल में भी एक लेक्चर और बाकी है। बाकी आई होप तुम्हें जितना भी आज समझाया वो समझ में आया होगा। वीडियो तुम्हें जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना यार, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।